नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एज यू नो एवरीवन नोज कि भारत का सबसे बड़ा कोई कोर्ट है तो वो है सुप्रीम कोर्ट। हमारे यहाँ पे जुडिशरी जो है वो इंटीग्रेटेड टाइप की है। ये इसका मतलब क्या होता है वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। यूएसए से कंपेयर करूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा आसानी से। सो यूएसए में दे हैव डिस्टिंग्विश्ड जुडिशरी, मतलब उसमें वहाँ पे क्या होता है, फेडरल यूनिट का अलग जुडिशरी होगा। वहाँ की जो फेडरल कोर्ट उसको कहा था, ठीक है, फेडरल कोर्ट कहते हैं। एंड जो आपके स्टेट्स होंगे, प्रोविंसेस जो होंगे, उनकी अपनी खुद की सुप्रीम कोर्ट होती है। ओके, उनकी अपनी खुद की सुप्रीम कोर्ट होती है। इनके लॉज, इनके यहाँ के जो बनाए गए स्टेट लॉज होते हैं वो यहाँ पे लागू होते हैं और उसी के बेसिस पे यहाँ पे जजमेंट होता है। ओके, फेडरल लॉज जो बनते हैं आपके कांग्रेस में, वो फेडरल कोर्ट में यूज़ किए जाते हैं। ओके, दोनों में कोई भी अ, मतलब क्या कह सकते हैं, तालमेल नहीं होता है। मतलब यहाँ के लॉज का उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ के लॉज का उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपका यूएसए का केस है। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर, भारत के अंदर कहीं पे भी आप जाइए, एक ही तरह के लॉज, एक ही तरीके के कानून, सब कुछ एक ही तरीके का आप पाएंगे। ओके, सो दिस इज नॉट इंटीग्रेटेड जुडिशरी। पहले ही मैंने कंप्लीट क्लियर कर दिया सो दैट ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैं अक्सर मिक्स कर जाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बाकी सबको समझ में आ ही चुका है। सो दैट इज़ वाई मैं मिस कर जाता हूँ बार बार। एंड यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो ये ऑलरेडी डेंजरस बन जाता है। ओके, सो यू शुड नो व्हाट इज इंटीग्रेटेड जुडिशरी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सारे फंक्शन वगैरह, इसके बहुत सारे काम हैं और थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। सो फास्ट फॉरवर्ड आप करके देख सकते हैं या फिर स्पीड का आनंद लीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फर्स्ट। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि हिस्ट्री में क्या क्या कैसे कैसे हुआ। तो आपके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहा गया। ठीक है, कलकत्ता में आपके सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश करने की फर्स्ट टाइम ऐसा कहा गया कि हाँ हम लोग को बनाएगा। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट कम्प्लीटली सुप्रीम नहीं था, इसके ऊपर आपका प्रिवी काउंसिल था, उसके ऊपर किंग इन काउंसिल था, ये सब चीज़ें थी, फालतू चीज़ें, वो सब हम लोग बाद में देख लेंगे, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसको सबको हटा दिया गया और अब हम लोग हमारे पास फिर उसके बाद 1935 के अंदर फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बनाया गया। ठीक है, पहले आपका सुप्रीम कोर्ट इन द कैलकाटा था और फिर उसके बाद फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बनाया गया, जो कि पूरे के पूरे भारत के जो ब्रिटिश एम्पायर था उसके अंदर के सबके केसेस वगैरह देखने के लिए इसको बनाया गया था। ओके, सो इसमें फर्स्ट टाइम आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया था। ठीक है, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के साथ। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में कब आया, आपके 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसी दिन आपके क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस आप कह सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट आप कह सकते हैं कि हुआ था। ठीक है, सो इससे पहले ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता था और उसी को हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करके नाम दे दिया गया। ओके, इसकी फर्स्ट सिटिंग वगैरह याद रखना तो याद करके रख सकते हैं, 2 दिन बाद इसके हुए थे। ओके, नेक्स्ट, इसने ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल को जो मैंने आप लोग बताया उसको रिप्लेस करके सुप्रीम कोर्ट आज सबसे बड़ा कोर्ट है, अपील का कोर्ट है। चाहे यहाँ पे डायरेक्ट केसेस भी जा सकते हैं, अपील के रूप भी जा सकते हैं, सारे के सारे केसेस का जो मेन करता जाता है वो आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, चलिए आते हैं। इंडिया में फेडरल स्टेट भले है लेकिन हम लोगों ने सिंगल यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम की बात की है और हम लोगों ने 3 टियर स्ट्रक्चर बनाया है। सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पे, हाई कोर्ट स्टेट लेवल्स पे और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ओके, सो दिस इज द 3 टियर स्ट्रक्चर। ओके, और हम लोगों ने इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर रखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो पार्ट 5 के अंदर आपका चैप्टर 6 यूनियन जुडिशरी से काम करता है, जिसके अंदर ये से ये आर्टिकल जो है ये आप लोग याद करना तो याद करके रख सकते हैं। आर्टिकल 124 के अंदर आपका सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर, सीजीआई वगैरह के बारे में बातचीत वगैरह इनिशियल स्टार्ट होता है। इनिशियली आपके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस थे वो 1+7 था, मतलब 8 जजेस बैठते थे, जिसमें से एक आपका सीजीआई हो जाए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड 7 आर अदर सीनियर अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस। ओके, जो बाद में चेंज होते होते आपके 2019 के अंदर इसको 34 पे रेस कर दिया गया। ठीक, 34 आपका जो है इसमें आपके सीजीआई भी काउंटेड है। ओके, सो 33+1 जैसा काउंटिंग हो गया। ओके, सो नेक्स्ट, ये आपका बता दिया मैंने।
नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका गारंटर है किसका, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, और गार्डियन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। इनफैक्ट इट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी क्वेश्चन रेज होता है कि हाँ ये क्लॉज में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी गई है, इसको स्पष्ट कीजिए या क्लेरिफाई कीजिए कि ये ऐसा है कि वैसा है, सो उसका जो अल्टीमेट इंटरप्रेटर है वो आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, इन दैट सेंस इट इज ऑल्सो द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के अंदर केस में वीडियो में देखा था कि फंडामेंटल राइट के वायलेशन के केस में हम लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं, कोई हम लोग को रोक नहीं सकता। ये आपका रिट जुरिस्डिक्शन के आता है, रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है आपका आर्टिकल 32। ओके, नेक्स्ट पार्लियामेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुडिशियन जुरिस्डिक्शन, पावर्स, प्रोसीजर्स, सैलरीज, अनाउंसमेंट, मतलब अलाउंसेस, वो सारे के सारे जितने भी चीज़ें होती है वो सारे की सारी चीज़ें पार्लियामेंट ऑफ इंडिया चाहे तो उसके ऊपर लॉज वगैरह बना सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, न्यू न्यू चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ओके, ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर थे अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द मोस्ट पावरफुल सुप्रीम कोर्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कहीं पे भी आपका इतना पावरफुल सुप्रीम कोर्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूरा का पूरा जो वीडियोस है इसमें मोस्टली आपके सारे के सारे रोल्स ही बात करने वाला, क्योंकि काफ़ी सारे काम करता है। ठीक है, इतने सारे काम करता है कि बता नहीं सकता, वो सारे के सारे काम यहाँ पे मुझे लिस्टिंग करनी है बारी बारी। ओके, सो इट इज़ द फेडरल एंड द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ द इंडिया, जो मैंने आपको बता दिया। ओके, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी है, मतलब अपील का जो फाइनल अपील कहीं पे की जा सकती है वो आपका हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील आपका सुप्रीम कोर्ट है। ओके, नेक्स्ट इससे पहले आपका फेडरल कोर्ट का जो हाईएस्ट अपील था वो प्रीवी काउंसिल था, जो कि आपका ब्रिटेन में होता था, तो उसको एबॉलिश करके आप सुप्रीम कोर्ट रहेगा। ओके, फाइनल इंटरप्रेटर जो मैंने आप लोगों को बताया कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रिटेशन कौन कर सकता है, आपका सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ये प्रोटेक्टर है, डिफेंडर है फंडामेंटल राइट्स का आपके सिटीजन्स का। ओके, लास्टली ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है, आर्टिकल 129 के अंदर मेंशन किया गया कि ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है। ठीक है, रिकॉर्ड इसके जो वर्डिक्स होते हैं वो रिकॉर्ड पे चले जाते हैं, एंड इट कैन बी यूज एज ए टेम्पलेट। वो टेम्पलेट की तरह यूज कर सकते हैं भारत के किसी भी जगह पे, उसका यूज करके हम लोग बता सकते हैं कि हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ऐसा ऐसा वर्डिक दिया, सेम केस में आपको ऐसा ही वर्डिक देना चाहिए, इस तरीके से यूज किया। सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट तो आर्टिकल 130 में मेंशन किया गया है, दिल्ली शुड बी द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑथराइज किया है सीजीआई को कि भाई वो चाहे तो और भी सीट्स बना सकता है भारत के किसी भी हिस्से में, किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी सिटी में ये नया सीट बना सकता है, बट इसके लिए उसको परमिशन चाहिए होगी किसकी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। ओके, नेक्स्ट ये प्रोविजन जो है वो ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया। ओके, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, सीजीआई का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिसके जिसके चाहे उसके उससे कंसल्टेशन करके ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेटेड किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेट ये किया गया कि आपका आपके सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं, मतलब भारत के जो सीजीआई हैं उनके अपॉइंटमेंट के रिलेटेड हो, या फिर आपके अदर हाई कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट बोला, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ लोगों से, कुछ इंपॉर्टेंट सीनियर जजेस से कंसल्ट करेंगे। ओके, सो सीजीआई के केस में क्या होगा, सीजीआई के केस में सिंपली जितने भी सीनियर मोस्ट जजेस हो उनसे कंसल्ट करने चाहिए, ऐसा कहा गया। ओके, आगे चेंजेस हो जाएंगे, तो मैं आप लोगों को बस बता रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया। ओके, नेक्स्ट अगर अदर जो जजेस हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के, जो अदर जजेस हैं उनके कंसल्टेशन के दौरान आपको सीजीआई से भी पूछना पड़ेगा। ओके, ये आपका केस है। ओके, बट ये फंक्शनल काफ़ी समय तक अच्छी तरीके से नहीं चला, तो हम लोग ने मतलब हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट ने एक नया सिस्टम इवॉल्व किया जिसको कहते हैं कोलिजियम सिस्टम। काफ़ी इसका लाइमलाइट में रहता है, काफ़ी इसके नेगेटिव फॉलोआउट्स की वजह से बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहता है। इस साल भी बहुत न्यूज़ में चला, काफ़ी इसके ऊपर आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपके लॉ मिनिस्टर, इन लोगों ने सब ने कोलिजियम सिस्टम की बहुत भर्त्सना की, काफ़ी इसके ऊपर विवाद वगैरह भी होता रहा। सॉरी, सो लाइमलाइट में तो पूरे साल भर आया है, तो यू शुड नो अबाउट द कॉलेजियम सिस्टम। हम लोगों ने कई बार कई बार आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टॉट दैट कॉलेजियम सिस्टम इन द डीएनएस। ओके, सो जस्ट आप लोग को डीएनए यूपीएससीटी करके सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, कॉलेजियम सिस्टम यूपीएससीटी करके सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ओके, इसमें 3 जजेस केसेस हुए थे, 3 जजेस केसेस के थ्रू आपका कॉलेजियम सिस्टम का बॉर्न हुआ था। सेकंड जजेस केस में आपका कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया था, और थर्ड जजेस केस में इसको एनलार्ज कर दिया गया था, 3+1 कर दिया गया था। ओके, सॉरी 4+1 कर दिया था, सॉरी
4+1 कर दिया गया था, टोटल 5 मेंबर्स का कोलिजियम सिस्टम होता है। 1 जो है वो आपके सीजीआई है और 4 सीनियर मोस्ट जजेस। ओके, सो कोलिजियम सिस्टम का कहीं भी मेंशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आता, लेकिन आपके सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपने लिए बना लिया है और इसी के थ्रू आपके अपॉइंटमेंट्स वगैरह कराए जाते हैं, किए जाते हैं। ओके, एंड सीजीआई के केस में ऐसा हो गया है कि सीजीआई जो अभी राइट नाउ सीजीआई होंगे, वो जब जाने लगेंगे तो अपना सक्सेसर नियुक्त कर देंगे। एक्चुअली ऐसा होता है कि जब सीजीआई अपॉइंटमेंट करते हैं तो इनके बाद वाले सीजीआई का नाम ये अनाउंस कर देते हैं जल्द से जल्द। ठीक है, जैसे कोई अगर सीजीआई बन गया ए पर्सन, तो वो जैसे अपॉइंटमेंट हो जाएगा, अपनी सीट पे आएगा, तो उससे कुछ दिनों के बाद वो बी पर्सन को अपना उत्तराधिकारी सक्सेसर सीजीआई घोषित कर देगा। ओके, तो जैसे वो ए पर्सन जब जाएगा आपके ऑफिस को रिडीम मतलब एग्जिट करेगा, तो आपके बी पर्सन उनके सीट पे बैठ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन क्या क्या होने चाहिए जजेस के, आपके सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, उन्होंने हाई कोर्ट में एज ए जज की तरह काम किया 5 साल, या उन्होंने एडवोकेट की तरह हाई कोर्ट में काम किया 10 साल। ठीक है, या फिर वो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है, बहुत ज़्यादा उनको ज्ञान है आपके लॉ से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा ज्ञान होता तो शायद मुझे भी ले जाते, लेकिन लॉ से रिलेटेड मुझे इतना शायद ज्ञान नहीं है, दैट इज़ वाई मुझे नहीं लेके जा रहे। ओके, सो दिस इज द केस, आपका प्रेसिडेंट अगर चाहे तो किसी भी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट को अपना क्या जज की तरह बना सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज। ओके, रियली सॉरी। वही सेम रीज़न तो एक ही रहने वाला, नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं हो पा रही है। ये पीपीटीज एंड रिकॉर्डिंग्स की वजह से। ओके, सो जल्द ही ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, धीरे धीरे करके काफ़ी सारे हो जाएंगे, तो मुझे भी थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा, तो आई वुड स्टॉप यॉर्निंग इन द लेक्चर्स। लेक्चर्स के दौरान यॉर्न करना, इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग। ओके, सो चलिए आते हैं नेक्स्ट। इसके लिए कोई मिनिमम एज नहीं बताया गया है, ऐसा नहीं बताया गया कि इतने एज का क्वालिफिकेशन, जैसे आपके लोकसभा के मेंबरशिप का, राज्यसभा के मेंबरशिप का, प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट होने का, वाइस प्रेसिडेंट होने का, प्राइम मिनिस्टर तो खैर लोकसभा से हो ही जाएगा, राज्यसभा से हो जाएगा जिसका मेंबर होगा। सो इस सब में आपके मेंशन किए गए हैं आपके एज का क्राइटेरिया, लेकिन यहाँ पे एज का क्राइटेरिया नहीं मेंशन किया गया है, तो मिनिमम एज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अगर मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो फिर टेन्योर का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। सीधी सी बात है कि नहीं? अगर किसी व्यक्ति को 18 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाता है, तो वो तो जब तक रिटायरमेंट नहीं होता तब तक वो टेन्योर में रह सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज की तरह बन के रह सकता है कि नहीं? तो यही मतलब आप देख सकते हैं कि इसके टेन्योर भी बहुत ज़्यादा कोई इतना खास मेंशन नहीं किया गया। ओके, सो यही आपका कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स द टेन्योर ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन आपके ये मेंशन किया गया कि 65 का जब एज हो जाएगा तो वो क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट उनको मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा पार्लियामेंट चाहे तो चेंजेस वगैरह भी कर सकती है, ये रेजिग्नेशन वगैरह भी दे सकते हैं। ओथ एंड अफर्मेशन की बात की जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही ओथ एंड अफर्मेशन कराते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, तो मैंने आपको बताया था कि इट विल बी डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ जजेस। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें, दैट इज़ वाई मैं थोड़ा सा फास्ट जाने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे, कमेंट्स वगैरह आते थे कि आपके वीडियोस जो है थोड़े से लेंदी है, कंसाइज है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वीडियोस को थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए सर। सो दैट इज़ वाई आई एम ट्राइंग एज मच एज आई कैन कि इसको थोड़ा सा फास्ट पेस करके इसको थोड़ा वीडियोस को स्लो मतलब छोटा कर दिया जाए। ओके, सो दैट आप लोग का टाइम थोड़ा सा बचा करे। ओके, बट इतना भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वीडियो लेक्चर में आप एक पूरा का पूरा, आप समझिए ना, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सॉरी थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ। जैसे कि आपने अगर 30 मिनट का कोई वीडियो देखा, मेरा ये वीडियो देख लीजिए, तो मैं पूरा का पूरा आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को बात करने वाला हूँ, आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह की बात करने वाला हूँ, सब कुछ बात करने वाला हूँ। ओके, और उसी जगह पे अगर आपको खुद को पढ़ना पड़ता है, तो हो सकता है वो एक सुप्रीम कोर्ट का जो चैप्टर है वो वही पढ़ने के लिए आपको 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे या एक दिन पूरा लग जाता है। ठीक है, सो बेटर है कि आपको 30 मिनट में वो पूरा का पूरा ब्रीफिंग मिल जा रही है, तो बेटर है कि आप लोग ये इतना समय के लिए टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि खुद से पढ़ते तो शायद समय ज़्यादा लगता। अभी वीडियोस में वो कंसाइज कर दिया जाता है, ताकि आप लोग बेस्ट पॉसिबल आउटकम लीस्ट पॉसिबल टाइम में कर जाए। ओके, सो दिस इज़ नॉट, मतलब मैं कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं बता रहा हूँ, ये अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, इट इज़ जस्ट द मेथड। ये वीडियो लेक्चर्स लोग क्यों प्रेफर करते हैं? सो दैट आप कहीं पे भी ट्रैवलिंग वगैरह में भी, कहीं पे भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लीस्ट पॉसिबल टाइम में बेस्ट पॉसिबल आउटपुट पा जाए। ओके, दैट इज़ वाई वीडियो लेक्चर्स आर बीन डन। ओके, नेक्स्ट, रिमूवल कैसा होगा? तो आपके प्रेसिडेंट के ऑर्डर के थ्रू ही रिमूवल हो सकता है। ठीक है, और इसके अंदर
जो ग्राउंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेंशन किया गया है रिमूवल का, वो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। ठीक है, आपके प्रेसिडेंट के केस में वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, वाइस प्रेसिडेंट में कोई भी मेंशन नहीं किया गया था, एंड सेम अप्लाइज टू आपके प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। लेकिन यहाँ पे ग्राउंड मेंशन किया गया प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, ये सारे के सारे जजेस के लिए होगा। ओके, तो प्रेसिडेंट जी निकाल सकते हैं अगर रिकमेंडेशन मिलता है आपके पार्लियामेंट के थ्रू। ठीक है, पार्लियामेंट के थ्रू रिकमेंडेशन स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू आता है। ठीक है, दोनों भी जो हाउसेस है आपके लोकसभा और राज्यसभा, उसमें से आपके स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू रेजोल्यूशन जब पास किया जाता है तो आपके प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट जी उसको साइन कर देंगे एंड द जज शाल बी रिमूव्ड। ओके, आज तक ऐसा हुआ नहीं है। ओके, नेक्स्ट जजेस इंक्वायरी एक्ट, ऐसा क्या बोलते हैं जिसका जो रिमूवल का प्रोसेस है उसको बनाता है, हालांकि इसको इम्पीचमेंट नहीं कहा जाता। ओके, नेक्स्ट, अभी तक कोई भी जजेस को इम्पीच नहीं किया गया है आज तक। जस्टिस वी रामास्वामी इनका केस आया था और जस्टिस दीपक मिश्रा जी इनके खिलाफ आपके क्या बोलते हैं ये मोशन लाया गया था, बट वो डिफीट हो गया था आपके पार्लियामेंट में। ओके, नेक्स्ट, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है और ये रिमूवल ऑफ द जज का जो मोशन है, इम्पीचमेंट मोशन है आप कह सकते हैं, वो अगर लाया गया है और उसी दौरान आपकी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो ऐसा नहीं होगा कि लोकसभा के साथ वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। लोकसभा जब नए तरीके से रीअसेंबल होगी तो उस समय उसको वहीं से कंटिन्यू किया जाएगा जहां से उसको छोड़ा गया था। ओके, सो इट डजंट लैप्स, इट इज अ वेरी बहुत इंपॉर्टेंट इसका क्लॉज है कि ये लैप्स नहीं होने वाला। ओके, नेक्स्ट, एक्टिंग चीफ जस्टिस, ये आपके आर्टिकल 126 के अंदर मेंशन किया गया। प्रेसिडेंट चाहे तो जिस कभी भी अगर सीजीआई आपके ऐसा केस आ जाता है कि सीजीआई जो है वो अपने ड्यूटीज को निर्वाह नहीं कर पा रहे, अपने फंक्शंस को नहीं कर पा रहे हैं, सो ही कैन अपॉइंट एनी पर्सन एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस। ओके, एक्टिंग चीफ जस्टिस बना सकते हैं उनको, इन द सेंस वो क्या करेंगे कि किसी भी सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को उठा के बोल देंगे कि नाउ आप सीजीआई हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक आपके जो सीजीआई हैं वो आपके काम नहीं कर पा रहे हैं, या तो वैकेंसी हो चुकी है, मतलब उनकी या तो डेथ हो चुकी है, या फिर वो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, या फिर काफ़ी समय से एब्सेंट चल रहे हैं टेम्परेली, या फिर उनकी तबीयत वगैरह कुछ खराब है और अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इसके अलावा आर्टिकल 126 के बाद आर्टिकल 127 के अंदर मेंशन किया गया एड हॉक जज। ये ऐसे होता है कि आपके कुछ ऐसे अगर सीजीआई को लगता है, सीजीआई की बात हो रही है यहाँ पे प्रेसिडेंट जी को लग रहा था, यहाँ पे सीजीआई को लगता है कि भाई अगर आपका जो बेंच बनाया जा रहा है, आपके किसी केस के लिए बेंच बनाया जा रहा है, उसके लिए एक्चुअल प्रॉपर वो नहीं हो रहा, कोरम नहीं मिल रहा। ठीक है, कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ द जजेस रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट अ बेंच, दैट इज नोन एज कोरम। ओके, सो कोरम नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो वो चाहे तो हाई कोर्ट के किसी भी जज को उठा के क्या बोलते हैं वहां पे बुला लेंगे और उसको एड हॉक जज घोषित कर देंगे। ठीक है, एड हॉक जज उसको घोषित कर देंगे और ही विल रिमेन एड हॉक जज जब तक वो काम खत्म नहीं हो जाता। ओके, कोरम वापस से लौट नहीं आता। ठीक है, इसके लिए उनको दो जन की साइनिंग की जरूरत होगी, सीजीआई को दो जन की परमिशन की जरूरत होगी। फर्स्ट, जो आपके प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट की आपकी परमिशन चाहिए कि मैं यहाँ से किसी को उठा के यहाँ पे अपॉइंटमेंट करा रहा हूँ एड हॉक जज की तरह। एंड सेकंड, द हाई कोर्ट का जो सीजे है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, जहाँ से उस जज को उठाया जा रहा है। हर एक हाई कोर्ट में काफ़ी सारे जजेस होते हैं, तो सपोज कीजिए ए बी सी करके तीन जजेस हैं, इसमें से बी को उठा के लेके जा रहे हैं अगर सीजीआई, तो वो यहाँ के जो इस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनसे बोलेंगे कि भाई मैं आपसे परमिशन मांगता हूँ, मुझे बी को उठा के लेके जाने दीजिए। ओके, सो जो परमिशन मिलेगा उस हिसाब से काम होगा। ओके, नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट के लिए जो भी व्यक्ति होगा उसका क्वालिफिकेशन भी वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा के बन सकता है। ओके, लास्ट नेक्स्ट, उसके बाद जुरिसडिक्शन पावर प्रिविलेजेस सब कुछ आपके एससी के जज के बराबर ही होगा, लेकिन उसको कभी भी एससी का जज नहीं कहा जाएगा। ओके, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं कहा जाएगा, इट विल ऑलवेज बी कॉल्ड एज एड हॉक जज। ओके, ऐसा ही केस कुछ कुछ है आपके आर्टिकल 128 के अंदर रिटायर्ड जजेस के लिए। इसमें क्या होता है कि आपके सीजीआई जो है वो अगर उनको लगता है कि भाई क्या बोलते हैं कोरम नहीं हो पा रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि भाई जो पुराने कोई रिटायर्ड जज हैं, किसी के भी हो सकता है, हाई कोर्ट के हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के हो सकता है, अगर उनकी क्वालिफिकेशन मीट करती है आपके सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए और वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो रिटायरमेंट के दौरान उनसे चाहे तो वो सीजीआई चाहे तो बोल सकते हैं कि भाई आप थोड़े समय के लिए हमारे यहाँ पे टेम्पररी पीरियड के लिए आके यहाँ पे जज का काम कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जज का काम कीजिए। तो इस दौरान
दौरान भी इनको 2 जन की परमिशन की ज़रूरत होगी सीजीआई को। फर्स्ट, एज यू नो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट की, जज की, प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए होगी। एंड सेकंड, द पर्सन जो रिटायर हो चुके हैं, रिटायरमेंट के दौरान आप उनको परेशान करो तो सीधी सी बात है आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा ना। सो आप उनसे पूछोगे भाई आप हमारे लिए काम करोगे कि नहीं, वो बोलेंगे यस, तो उनको काम दे दिया जाएगा। ओके, लेकिन इस केस में आपके सिंस ही हैज़ रिटायर्ड येट, सो दैट इज़ वाई जब ये वापस से ड्यूटी पे आएंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल क्या बोलते हैं, गिव द अलाउंसेस एंड जो पर्क्स है, जो उनको अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, जो उनको प्रिविलेजेस वगैरह दिए जा रहे हैं, वो सब प्रेसिडेंट डिटरमाइन करके देंगे, प्रेसिडेंट अपने हिसाब से देंगे। ओके, इसके लिए कोई भी पहले से बना हुआ प्री अप्लाइड क्राइटेरिया नहीं यूज़ किया जाए। ओके, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है, आर्टिकल 143 के अंदर मेंशन किया गया कि प्रेसिडेंट चाहे तो जब भी चाहे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन मांग सकते हैं। ओके, 143 आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि किसी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट उनकी मदद, लीगल हेल्प उनको दे सकता है, अटॉर्नी जनरल भी लीगल हेल्प देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इज मोर रिनाउंड एंड मोर कॉन्क्रीट। ओके, सो दैट इज वाई अगर उनको चाहिए कि हाँ इनसे कोई ओपिनियन लेना चाहता है, सो ये अटॉर्नी जनरल को बोलेंगे कि जाके सुप्रीम कोर्ट से ये टॉपिक पे आप लेके आओ, ठीक है, राय लेके आओ। तो अटॉर्नी जनरल जाके उनसे लेके आएंगे। फर्स्ट केस ऐसा होगा जबकि आपके कोई ऐसा केस है जो कि मतलब जिसमें लॉ ऑफ एक्ट का कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू है जो कि अराइज हो चुका है रिसेंटली, ठीक है, ये कोई भी रिसेंट इवेंट की वजह से कोई ऐसा इशू आ गया है जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहता है कि हाँ इस इवेंट के ऊपर मुझे लीगल ओपिनियन चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चाहे तो दे चाहे तो ना दे इसके ऊपर अपना ओपिनियन। ओके, चाहे तो दे चाहे तो ना दे, ठीक है। जनरली यू कैन सी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर रिक्वेस्ट करें तो सीधी सी बात है देना तो चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं दे पाता तो इट विल मेंशन कि हाँ मैं नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे पास इतनी सारी अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं है, ऐसे वैसे करके मैं नहीं दे पा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट, अगर कोई ऐसा केस है जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी से आ रहा है या फिर प्री कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले, अस्तित्व में आने से पहले का कोई इवेंट है जिसकी वजह से कोई विवाद उत्पन्न हो गया है, कोई भी प्रॉब्लम खड़ा हो चुका है, ठीक है, सो उसको टैकल करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकते हैं। ओके, एंड इस केस में सुप्रीम कोर्ट को मैंडेटरी है कि उसको जवाब देना ही पड़ेगा, ओपिनियन देना ही पड़ेगा, ये मना नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट, लेकिन ये राय दे या ना दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्रेसिडेंट के ऊपर दोनों ही केस में बाइंडिंग नहीं है, ठीक है, ये कोई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट नहीं होगा, ये मतलब सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट नहीं होता, ये जस्ट एन एडवाइजरी है, एडवाइजर है, ठीक है, मतलब एडवाइस है, ठीक है, छोटा सा एडवाइस दिया जा रहा है कि आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये कोई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट नहीं है और दैट इज वाई इट इज नॉट एट ऑल बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट एज वेल। ओके, नेक्स्ट, आपके सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंस से रिलेटेड कुछ कुछ आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिए गए हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ओके, सो एक बार फटाफट से देख लेंगे, ये सब इतना मतलब आपके डिटेल में जाने की जरूरत है, मैं ऐसे समझा दूंगा। ओके, सो मोड ऑफ द अपॉइंटमेंट, आपके अपॉइंटमेंट का जो मोड है एकदम अलग दिया गया, इसके अंदर कहीं पे भी देखा जाए तो आपके एग्जीक्यूटिव का हस्तक्षेप नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये आपका एक इंडिपेंडेंस का क्लॉज होगा। नेक्स्ट, सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर, आप लोग देख रहे हैं कि भाई इसमें 65 ईयर्स का दे दिया गया, भाई 65 ईयर्स तक आपको आप इसमें रह सकते हो। ओके, इसमें क्या बोलते हैं डॉक्ट्रिन, जो कि आपका प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का जो डॉक्ट्रिन है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल कहीं पे भी नहीं हो रहा है, जैसे कि आपके वाइस प्रेसिडेंट में, आपके प्राइम मिनिस्टर में, आपके मिनिस्टर्स में हो रहा था, वो यहाँ पे नहीं है। ओके, तो यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर है। नेक्स्ट, फिक्स्ड सर्विस कंडीशन, जो भी आपको एक बार डिसाइड कर दिया गया कि हाँ आपको इतना पगार मिलेगा, इतना आपका अलाउंसेस होगा, यहाँ यहाँ पर प्रिविलेजेस देंगे, ये आपको घूमने की जगह, ये ऐसा छुट्टी, वो सब दिया जाएगा, वो एक बार डिसाइड करने के बाद कभी भी उसको चेंज नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, फाइनेंशियल इमरजेंसी को केस को छोड़ के बाकी किसी भी केस में इनके अलाउंसेस वगैरह कम नहीं किए जाएंगे। ओके, हमेशा इनको उतना तो मिलेगा जितना इनको डेजिग्नेट किया गया। ओके, नेक्स्ट, जो भी इनके एक्सपेंसेस है, ठीक है, वो सारे के सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर चार्ज होंगे। इनके साथ ही साथ इनके अंदर कोई भी स्टाफ अगर इन्होंने रखा हुआ है तो वो सारा भी क्या बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की तरफ से पैसे आने वाला है और इसको किसी भी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग नहीं की जा सकती। यहाँ की सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दे रहे हैं, सारा का सारा पैसा लूट के खा जा रहे हैं, ऐसा ऐसी चीज़ें ये सब नहीं हो सकती। ओके, क्योंकि यहाँ पे वोटिंग वगैरह का कोई भी क्लॉज है ही नहीं, आप इसके ऊपर कोई भी वोटिंग नहीं कर सकते, आपको सिर्फ मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ ये जज के ऑफिस के एक्सपेंसेस इतने इतने आ गए हैं तो आपको इसको बस पास करना होगा। ओके,
जजेस का जो कंडक्ट है, मतलब वो कैसे काम करते हैं, क्या क्या बयान देते हैं, किस किस चीज़ों के ऊपर बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, कैसे अच्छी बातें करते हैं, बुरी बातें करते हैं, वो कभी भी आपके पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस नहीं किया जा सकता। आपके पार्लियामेंट के अंदर कहीं पे भी डिस्कस नहीं किया जाए, एक्सेप्ट फॉर वन केस ओनली, जब जज के ऊपर कोई इम्पीचमेंट का मोशन चालू हो, ठीक है, आपके रिमूवल का मोशन अगर स्टार्ट होगा तो उस केस को छोड़ के बाकी किसी भी केस में जजेस के कंडक्ट के ऊपर बात नहीं की जा सकती। ओके, कि हाँ ये जज बहुत गंदी भाषा यूज़ करते हैं, ये अच्छी भाषा यूज़ करते हैं, ये डांटते ज़्यादा है, ये कम डांटते हैं, ये सब नहीं कर सकते। ओके, रिटायरमेंट के बाद ये कभी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। प्रैक्टिस मतलब आपके जुडिशियल सेक्शन में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, अदर काम वो कर सकते हैं, ठीक है, सोशल वर्क कर सकते हैं, आपके राज्यसभा के मेंबर बहुत सारे बन जाते हैं, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन आप जुडिशियल प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट, अपने कंटेम्प्ट के लिए वो पनिश कर सकते हैं किसी को भी, ठीक है, अगर उनको लगता है कि हाँ भाई हमारे जो राइट्स है उसका अवहेलना हो जा रही है, हमारे मान का हानि किया जा रहा है, जो हमारा जो इमेज है उसको मतलब डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके ऊपर लगाया जाएगा और वो पनिश कर सकते हैं। ओके, खुद ही लगाते हैं। इनको अपने स्टाफ को अपॉइंट करने की पूरी आज़ादी है, इनके बीच में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता, आपके एग्जीक्यूटिव कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता। सीजीआई चाहे जितने भी जजेस वगैरह हो या सुप्रीम कोर्ट के हो, ये सब जितना भी स्टाफ मेंबर, एक चाय वाले से लेके बड़े से बड़ा पद, सारा का सारा पीयून व्यून सब जितने भी है, सबका अपॉइंटमेंट वगैरह स्टाफ का जिम्मेदारी जो है वो आपके सीजीआई ही करते हैं, या फिर जो भी जज उस समय होगा वो करता है। ओके, नेक्स्ट, जुरिस्डिक्शन इनका कर्टेल नहीं किया जा सकता, जैसे कि इनके सैलरीज पर्क्स एंड अलाउंसेस वगैरह कर्टेल नहीं किया जा सकता, उसी तरीके से इनके जुरिस्डिक्शन वगैरह भी कर्टेल नहीं किया जा सकता। कि पता चला कि एक हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन आपका क्या बोलते हैं, एक कोई स्टेट है, ए बी स्टेट है, उस स्टेट के अंदर लगा हुआ है, तो पता चला कि क्या, नहीं नहीं नहीं, इसको थोड़ा सा कम कर देता है, ए बी स्टेट नहीं पूरी तरीके से, आधे स्टेट में लगेगा, आधे स्टेट में किसी और का लगने वाला है, ऐसा नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट, सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये आपका आर्टिकल 50 के अंदर डीपीएसपी में मेंशन किया गया, हमने बात किया था इसके बारे में। सो इट इज जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन का जो क्लॉज है वो आपका मेंशन किया गया, और यहाँ पे आप लोग देख ही रहेंगे कि कहीं पे भी एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस नहीं हो रहा। ओके, नेक्स्ट, जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट, आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वो जुरिस्डिक्शन है जिसके अंदर एक स्टेट दूसरे स्टेट से, कई सारे स्टेट्स फेडरल से, एक स्टेट फेडरल से, ठीक है, ऐसे अगर कोई भी केसेस हो रहे हैं वो सारे के सारे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के। समझ में आ रहा है? मतलब स्टेट्स बिटवीन द सेंटर एंड वन और मोर स्टेट्स, सेंटर और एनी स्टेट या स्टेट्स ऑन वन साइड और एक से ज्यादा स्टेट्स अदर साइड। नेक्स्ट, बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, ऐसे केसेस को आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके जाते हो, सुप्रीम कोर्ट में सीधे सीधे ये केसेस जाते हैं, आपके हाई कोर्ट के पास इसके लिए कोई भी राइट नहीं है। तो दिस इज द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ये इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओके, साथ ही साथ ये एक्सक्लूसिव भी है। एक्सक्लूसिव मतलब इसके अलावा कोई और नहीं सुन सकता, जैसे मैंने बताया कि हाई कोर्ट इसके अंदर बातें नहीं कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट इसकी बातें करना है, तो दिस इज एक्सक्लूसिव एज वेल एज ओरिजिनल। ओके, नेक्स्ट, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपके कुछ कुछ चीज़ों में, जैसे कि आपका प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी वाला जो मैंने आपको बता दिया, ये आपका इसमें अपनी राय वगैरह देना, ये सब चीज़ें होती है, लेकिन इसमें जुरिस्डिक्शन का कोई क्लॉज नहीं है कि भाई इसको इस केस में कोई क्या बोलते हैं राय देनी ही पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट, कुछ और केसेस है जिसमें इनका जो लॉ है, मतलब इनका जो जुरिस्डिक्शन है वो नहीं पहुंचता, वो है फर्स्ट है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। हालांकि इसके बहुत सारे केसेस आपके सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का एक अलग से रूल है, 142 का एक आर्टिकल है, उसके तहत वो चलाता है। हालांकि ये इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, लेकिन अब क्या करें, सुप्रीम कोर्ट की अपनी तानाशाही है। ओके, नेक्स्ट मैटर जो कि आपके फाइनेंस कमीशन को रेफर कर दिया गया, वो सब भी यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जा सकता, ये भी होते हैं हालांकि। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट ऑफ द सर्टन एक्सपेंसेस एंड पेंशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, ये सारे के सारे जो फाइनेंस रिलेटेड है वो सब नहीं कर सकते। कमर्शियल नेचर के कोई भी ऑर्डिनरी डिस्प्यूट वगैरह सेंटर स्टेट के बीच में, वो भी डिस्कस नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट, डैमेजेस जो कि स्टेट या मतलब स्टेट के ऊपर, स्टेट को लगता है कि उसके ऊपर डैमेजेस किए गए हैं बाय द सेंटर, उन सब के केसेस को भी ये डिस्कस नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। ओके, नेक्स्ट, रिट जुरिस्डिक्शन। तो हम लोग ने आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर रिट जुरिस्डिक्शन की बात की थी, आपके सारे के सारे हैबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो, सर्शियोरे,
उन सब के बारे में बात किया था, क्या क्या कैसे कैसे मैंने बताया था कि आर्टिकल 32 के तहत अगर किसी को लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो रहा है, सो ही और शी कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सीधा जा सकता है, हाई कोर्ट में जरूरी नहीं है कि वो जाए, अगर उसको जाना है तो जा सकता है। 216 के तहत उसमें भी है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीधा सीधा जा सकता है। 226 बाबा 216 बोला, 226। ओके, सो दिस इज नॉट एक्सक्लूसिव, ये याद रखिएगा, दिस इज नॉट एक्सक्लूसिव। जैसे कि वो एक्सक्लूसिव एज वेल एज ओरिजिनल था, ये ओरिजिनल तो है लेकिन ये एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट के पास भी सेम जुरिस्डिक्शन है, इनफैक्ट उसके पास थोड़ा सा ज़्यादा ही है। ओके, सो दैट इज वाई वो एक्सक्लूसिव नहीं है। एपेलेट जुरिस्डिक्शन, एपेलेट जुरिस्डिक्शन मतलब किसी भी वर्डिक्ट का, भारत के अंदर कोई भी किसी भी कोर्ट के अंदर, ट्राइब्यूनल के अंदर कोई भी केस चला तो उसका अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है। ठीक है, सो अपील आपका सिविल मैटर्स का हो सकता है, आपके क्रिमिनल मैटर्स का हो सकता है, स्पेशल लीव के थ्रू भी आ सकता है। लेकिन आपके जो कोर्ट मार्शल होते हैं, आपके मिलिट्री जो ट्राइब्यूनल्स वगैरह होते हैं, उसके केसेस यहाँ पे अपील में नहीं आ सकते। ठीक है, याद रखिएगा, जो आपके कोर्ट मार्शल या मिलिट्री कोर्ट्स के जो अपील्स होते हैं वो यहाँ पे नहीं आ सकते किसी भी कीमत पे। ओके, सिविल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो, कोई भी तरीके का और मैटर हो, वो सारे के सारे अपील के थ्रू यहाँ पे आ सकते हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनको एंटरटेन करेगा। लेकिन यहाँ पे आपके मिलिट्री या फिर आप कह सकते हैं कि कोर्ट मार्शल के जो रूलिंग्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे डिस्कस नहीं किए जाते। ओके, नेक्स्ट, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो मैंने आपको बताया आर्टिकल 143 के अंदर प्रेसिडेंट चाहे तो अपने लिए एक ओपिनियन मांग सकते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जाके वहाँ पे मांग सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये आपका जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट नहीं है, एडवाइजरी है, ये मैंने आपको बता दिया। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये भी मैंने बता दिया था कि ये आपका जो भी जजमेंट देगा, जो भी प्रोसीडिंग्स वगैरह होगी इसके अंदर, वो रिकॉर्ड की जाएंगी और वो हमेशा परमेचुअल मेमोरी और टेस्टिमनी या फिर टेम्पलेट की तरह इसका यूज़ किया जाएगा कि भाई भारत के अंदर कहीं पे भी अगर उससे मिलता जुलता कोई भी केस आएगा तो उन लोग रेफरेंस दे सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर ऐसा ऐसा वर्डिक्ट दिया था, सेम केस आपका भी बना हुआ है, आप इसके अंदर भी ऐसे ही वर्डिक्ट दीजिए। ठीक है, सो दिस कैन बी यूज एज ए टेम्पलेट। ये क्या है, एक रिकॉर्डेड एक टेस्टिमनी है कि भाई ऑलरेडी इसके ऊपर ऐसा ऐसा केस हो चुका है और भारत के किसी भी हिस्से में ये मान्य होगा। ठीक है, इनफैक्ट आपको ये बता दूं कि भारत के कोई भी हाई कोर्ट का दूसरे हाई कोर्ट में केसेस का रिकॉर्ड यूज किया जा सकता है, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं, दे आर ऑल्सो अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ओके, नेक्स्ट, जुडिशियल रिव्यू का पावर। ठीक है, आपके आर्टिकल, कुछ आर्टिकल्स है, स्पेशल आर्टिकल आपका आर्टिकल 13 है जिसके अंदर जुडिशियल रिव्यू का थोड़ा सा रेफरेंस आता है, नाम कहीं पे मेंशन नहीं किया गया जुडिशियल रिव्यू, लेकिन ये रेफरेंस थोड़ा बहुत आता है कि चाहे तो कोर्ट इसको इनवैलिडेट कर सकती है, ऐसे करके आता है, तो इट इज इनडायरेक्टली इंटरप्रिटेड एज जुडिशियल रिव्यू। ओके, इसके अलावा आर्टिकल 32, 131, 136, 143, 226, 246, 256, इन सब के अंदर कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कि भाई आपके जुडिशियल रिव्यू मतलब जुडिशियल रिव्यू टर्म नहीं लिखा हुआ है कि नल एंड वॉइड घोषित कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, नल एंड वॉइड घोषित कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो ये नल एंड वॉइड घोषित करने का जो ताकत है इसी को कहा जाता है आपका जुडिशियल रिव्यू। ओके, सो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भाई कोई भी लॉ, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किसी भी तरीके से अगर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अगर हर्ट करती है या फिर फंडामेंटल राइट्स को हर्ट करती है, फंडामेंटल राइट्स को अगर बुरी तरीके से हर्ट करती है तो ही देखा जाता है, छोटे मोटे हर्ट वगैरह को उसको देखा जाता है कि वो डीपीएसपी के खिलाफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज के खिलाफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर उन सबको प्रमोट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा बहुत हर्ट किया जाए तो किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बट उससे बेटर है कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को हम लोग चेक करते हैं कि भाई आपका जो ये लॉ है, जो एक्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, वो एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को सपोर्ट करता है कि मतलब उसको बढ़ाता है कि घटाता है, ये सब चेक किया जाता है। अगर वो होता है मतलब उसको हर्ट कर रहा होता है तो फिर दे आर कंसिडर एज अल्ट्रा वायरस एंड दे कैन बी डिक्लेयर एज नल एंड वॉइड। ओके, अनकॉन्स्टिट्यूशनल को घोषित किया जा सकता है, इलीगल घोषित किया, इनवैलिड, नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट, इस जुडिशियल रिव्यू का इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने में काम करता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये तो अमेंडेबल है ना, आपका आर्टिकल 368 के अंदर अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट चाहे तो कितना भी इसको अमेंड कर दे, पूरी के पूरे रूपरेखा ही चेंज कर दे आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। सो दिस शुड नॉट बी द केस ना, कल को एक ह्यूज मेजोरिटी की अगर क्या बोलते गवर्नमेंट आ जाती है और वो क्या करे कि भाई हम ये डेमोक्रेटिक सिस्टम ही पूरी के पूरे कोलैप्स कर देते हैं, आज से ऑटोक्रेटिक सिस्टम होगा या फिर डिक्टेटोरियल टाइप ऑफ सिस्टम होगा, तो कोई क्या ही कर लेगा, क्योंकि वो तो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से मैंडेट करके आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आने वाला है। सो इस तरीके से ये डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, दैट इज वाई वी नीड सच काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, सच काइंड ऑफ बफर वगैरह हमारे पास होना चाहिए जुडिशियल रिव्यू का। ओके,
ये फेडरल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की कोशिश करता है बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। नेक्स्ट, ये फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। ओके, नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एनैक्टमेंट को चैलेंज किस किस बेसिस पे किया जा सकता है। फर्स्ट, मतलब आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए, लेजिस्लेटिव एक्ट वगैरह पास किए गए, तो उनको किस किस बेसिस पे चैलेंज किया जाता है। फर्स्ट, फंडामेंटल राइट को अगर वो किसी तरीके से इन्फ्रिंज करता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है, तो फिर हम लोग इसको चैलेंज कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, नेक्स्ट, अगर वो जिस अथॉरिटी ने उसको फ्रेम किया, उस लॉ को फ्रेम किया, उसके औकात के बाहर है, ठीक है, उसके कॉम्पिटेंस के बाहर है, और उसने जबरदस्ती उसको फ्रेम करके रखा है, तो फिर भी इसको हम लोग जुडिशियल रिव्यू के लिए मांग कर सकते हैं। ओके, अगर ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को कॉन्ट्रावेंट कर रहा है, मतलब ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, उसको किसी भी तरीके से वायलेट करने की कोशिश कर रहा है, उसके अगेंस्ट में जाने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग उसको चेक करते हैं। ओके, फ्रेज, ये जुडिशियल रिव्यू जैसे मैंने बताया कि ये भारत के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से में इसको यूज नहीं किया गया। ओके, नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के अदर कुछ पावर्स है जो आप लोग को पता होना चाहिए। फर्स्ट, आपका इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, या फिर अदर भी केसेस में होता है। सो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो केसेस होंगे, मतलब इनके रिलेटेड अगर किसी को लगता है कि भाई इनके इलेक्शन जो है वो रिगिंग की गई थी, किसी तरीके से इनको गड़बड़ तरीके से कराया गया, इनको जो बना दिया गया प्राइम मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर बोला प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट जो बनाया गया, ये गलत तरीके से बनाया गया, इनके इलेक्शन में कुछ धांधली वगैरह हुई है, तो वो केस कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट जो भी वर्डिक दे देगा वो एक्सक्लूसिव फाइनल ओरिजिनल होगा। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी वर्डिक कहीं पे भी नहीं किया, इसके ऊपर कहीं पे भी अपील वगैरह नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट, अगर प्रेसिडेंट अगर चाहे तो ऑन द रेफरेंस मेड बाय प्रेसिडेंट इंक्वायर्स इनटू कंडक्ट बिहेवियर ऑफ द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द इट कैन डिपेंड, ये नहीं 1 सेकेंड, यस, दिस इज फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी के केसेस में जिनके ऊपर जैसे आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इन सब के ऊपर प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड कैपेसिटी के केसेस चलाए जाते हैं और फिर इनको निकाला जा सकता है। तो इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक देता है, जो वर्डिक वो देता है वो बाइंडिंग होता है आपके प्रेसिडेंट के ऊपर, और प्रेसिडेंट को उसके हिसाब से एक्ट करना ही पड़ता है, अगर उन्होंने बोल दिया कि निकालना है तो निकालना ही पड़ता है। ओके, नेक्स्ट, ये सेल्फ करेक्टिंग एजेंसी भी है, ठीक है, ये अपने वर्डिक्स को बार बार चेंज भी कर सकते हैं नए तरीके से। ओके, मतलब ऐसा नहीं, जैसे अगर 3 मेंबर बेंचेस ने कोई वर्डिक, सॉरी, 3 मेंबर बेंच ने अगर कोई वर्डिक दिया है, सो नेक्स्ट टाइम 5 मेंबर जब बेंच देगी तभी इसको माना जाएगा। ओके, 3 मेंबर बेंच ने वापस से ऐसा कर दिया तो नहीं, या फिर इसके अंदर ऐसा हो कि फर्स्ट केस में 2:1 के रेशियो से अगर वर्डिक मिला था और सेकंड टाइम में 3:0 के रेशियो से अगर वर्डिक मिलता है तो माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ये कोई भी केसेस जो कि भारत के किसी भी हाई कोर्ट के पास, किसी भी लोअर कोर्ट के पास अगर कोई भी पेंडिंग केसेस है तो उसको अपने पास विड्रॉ कर सकता है। इसका हम लोगों ने देखा था कि ये सर्शियोरी प्रोहिबिशन ये सब जो केसेस पड़े थे, सो वही है। ओके, नेक्स्ट, लॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, मैंने आप लोग बताया कि भाई जो भी वर्डिक वगैरह देता है वो सारे के सारे अदर कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग हो जाता है, उसका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह काम करता है। ओके, जुडिशियल जो सुपरिंटेंडेंस कंट्रोल ओवर ऑल द कंट्रोल एंड कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल, सारे के सारे जितने भी कोर्ट और ट्रिब्यूनल भारत के जितने भी हैं उन सब के ऊपर सुप्रीम सुपरिंटेंडेंस या फिर आप कह सकते हैं मैनेजमेंट वगैरह करने का काम जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है, जितने भी पावर्स है वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन लिस्ट के केस में आते हैं, ठीक है, आपके पार्लियामेंट के जो यूनियन लिस्ट का है उसी के अधीन ये काम करता है। ओके, बट इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू यूनियन लिस्ट ओनली, ठीक है, ये चाहे तो उस दायरे से भी बाहर जा सकता है आपके आर्टिकल 142 के तहत। ओके, नेक्स्ट, अदर मैटर्स, कुछ कुछ ऐसे मैटर्स है जो कि आपके सुप्रीम कोर्ट चाहे तो देख सकता है, अगर सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में कोई भी किसी एग्रीमेंट, किसी ट्रीटी, किसी भी बात पे वाद विवाद वगैरह कुछ भी हो रहा है तो उस केसेस को भी चाहे तो सुप्रीम कोर्ट देख सकता है। ओके, लास्टली, इंडियन जुडिशरी के साथ क्या क्या इश्यूज है ये आपको एक लाइन में मैं यहाँ पे एक ही स्लाइड में दिखा दे रहा हूँ। फर्स्ट है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, हमारे यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी बहुत ही कम है, ठीक है, हमारे यहाँ पे कोई भी किसी को वो नहीं कर सकता, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे आपके पूर्व सीजीआई थे रंजन गोगोई जी, इनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस किया गया, इनकी ही एक क्या बोलते हैं ऑफिस कलीग थी, उन्होंने इनके ऊपर केस किया और इन्होंने क्या किया कि बेंच कंस्टिट्यूट किया और उस बेंच में खुद ही मतलब हेड
बन के बैठ गया। ओके, मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब इन्होंने बेंच कंस्टिट्यूट किया, 3 मेंबर बेंच कंस्टिट्यूट किया और ये खुद ही उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन गया। ओके, प्रिसाइडिंग जो जज थे वो खुद ही बन गए और अपने ही केस के ऊपर ये खुद ही प्रिसाइड कर लेते हैं। दोस्तों आप समझ ही सकते हैं वर्डिक्ट क्या आया होगा। ओके, नेक्स्ट, जुडिशियल इंडिपेंडेंस और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के बीच में हमेशा डिबेट बनी रहती है कि भाई अकाउंटेबिलिटी कुछ है ही नहीं इनके पास। ठीक है, सीधी सी बात है, इनके पास कुछ भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे आप एग्जांपल में देख लिया। इसके अलावा ये जो भी कर दे, अगर आप इनके ऊपर इनके मतलब कुछ भी बोलते हो कि हाँ आप ऐसा गलत कर रहे हो, ये करप्ट वगैरह कर रहे हो या गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो अपने पावर्स का, तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस वगैरह लग जाएंगे। जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात करके हम लोग जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी भूल जा रहे हैं कि हाँ भाई अगर किसी भी तरीके से अगर इसके ऊपर कोई दबाव नहीं बना है, एग्जीक्यूटिव का कोई भी दबाव इसके ऊपर बना हुआ नहीं है, ठीक है, तो ये चाहे अपने मर्जी से कुछ भी कर सकता है। तो इन दैट केस ऐसे देखा जाए तो कहा जा रहा है कि भाई जुडिशियल इंडिपेंडेंस के नाम पे इनको जुडिशियल अनअकाउंटेबिलिटी दे दी गई है। ओके, नेक्स्ट, इंडियन जुडिशियल सिस्टम जो है वो रिट्रीब्यूटिव है ना कि रिहैबिलिटेटिव है। ठीक है, रिट्रीब्यूटिव मतलब बदला लेने की ख्वाहिश जो होती है ना वो। ठीक है, जैसे कि फांसी का किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो फांसी दे दो भाई, इसको मतलब आजीवन कारावास दे दो, जिंदगी में सड़ता रहे। ठीक है, तो ये रिट्रीब्यूटिव है, रिहैबिलिटेटिव नहीं है। उसको कभी बुरा नहीं लगने वाला, उसको नहीं लगने वाला कि हाँ भाई मैंने ये गलत काम किया, मैं ठीक हो जाऊँ, मैं एक अच्छा नागरिक बन के देश के काम में हूँ, ऐसी चीज़ें उसके मन में नहीं आने वाली। उसको तो ये लगेगा कि भाई मैं तो मरने ही वाला हूँ, चलो 2 4 और खून कर देता हूँ। ओके, सो दिस इज रिट्रीब्यूटिव। ओके, नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन सिमेट्री, आपका जुडिशी पूरी तरीके से आपके आरटीआई के एम्बिट के बाहर आता है। ओके, कहने के लिए दुनिया को बोलता है कि भाई इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन टू द सिटीजन को सब कुछ क्लियरली पता होना चाहिए। मतलब पब्लिक जो भी आपके भारत के नागरिक हैं उन लोग को सबको पता होना चाहिए कि भाई भारत की डेमोक्रेटिक प्रोसेस कैसे काम कर रहा है, कौन कौन कैसा कैसा पोर्टफोलियो होल्ड कर रहा है, कितने क्रिमिनल केसेस है, कितना पैसा लेके बैठा है, किसने क्या करप्शन के चार्जेस वगैरह सब कुछ उसको जानना है, लेकिन अपने बारे में किसी को नहीं बताना। ओके, अपने बारे में किसी को नहीं बताना। इनफैक्ट बहुत मेहनत करने के बाद ऑफिस ऑफ सीजीआई को 2019 के अंदर आपके आरटीआई के अंदर डाला गया। हालांकि वो ऑफिस ऑफ सीजीआई है ना कि सीजीआई एज ए होल। ओके, नेक्स्ट, जुरिस्डिक्शन, जुडिशरी की जो ऑपरेशन है, जैसे कि आप कोलिजियम सिस्टम ही ले लीजिए, उसी के अंदर आपके इतनी ज़्यादा ओपेसिटी है कि क्या ही बताया जाए। मतलब 2019 के अंदर जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस थे उनको बैठना पड़ गया, इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गया कि भाई सीजीआई जो है वो अपने मर्जी से काम करता है, इनके ये कुछ भी मतलब किसी को बताते नहीं, किसी सलाह मशवरा नहीं करते, अपने मर्जी से काम करते हैं। तो इट इज़ ओपेसिटी, अपने मर्जी से वो काम करता है। ठीक है, ऑपरेशन जुडिशरी का कोई भी काम बाहरी किसी को पता नहीं चलता। आप ही देखिए ना, आपको ये तो पता चलता है कि हाँ भारत का प्राइम मिनिस्टर कैसे बना, पूरा क्या क्या प्रोसीजर हुआ, किसने कहाँ कहाँ वोटिंग दी, किस किस स्टेट से कहाँ कहाँ कैसे कैसे वोटिंग वगैरह परसेंटेज, वो सब कुछ पता था। लेकिन भारत का सीजीआई कोई बनता है तो किसी को पता चलता है कि भाई किस तरीके से बना, बस यही पता चलता है कि सीजीआई कौन बन गया। ठीक है, इसके अलावा और कुछ पता नहीं चलता कि सीजीआई कहाँ से कैसे क्यों बना, इनके ऊपर कितने कितने केसेस है, कौन कौन से केसेस में इन्होंने अच्छे अच्छे वर्डिक्ट दिए, कौन कौन से केसेस में इन्होंने फंबल किया है, अपने आप को रिस्ट्रेन किया। ये सब चीज़ें कहीं पे भी मेंशन करके मिलता है आपको, कहीं पे भी नहीं मिलता। ओके, सो दिस इज द मतलब आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है जुडिशियल ओवररीच। कई कई सारे ऐसे ऐसे काम होते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डोमेन में आता है, लेकिन ये ज़बरदस्ती अपने मर्जी का काम कराता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कुछ भी काम करवाना कि हाँ आपको ये करके अलॉट करके देना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ऐसी चीज़ें। आपका आसाम का एनआरसी, ठीक है, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप जो है आपका एनआरसी है, वो आपका सुप्रीम कोर्ट ने कराया था, लेकिन इसके गले में किसके गले में फंसा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गले में फंस गया कि भाई आपने एनआरसी करा के सारे मुस्लिमों को भारत से निकालने की साजिश की है। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई थी, एनआरसी कराया था सुप्रीम कोर्ट ने, फंस गया आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर जो है, इसके वजह से आप भाई इसको डिसेंट नहीं कर सकता, कुछ भी इसके खिलाफ बोल नहीं सकता। अभी जो मैं इतना प्रवचन दे रहा हूँ, हो सकता है मेरे ऊपर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया जाए। ठीक है, सो इवन दैट विल बी डिसेंटिंग वॉइस कह के इनको कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया जाए। ओके, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस, ठीक है, आप देख ही सकते हैं सीजीआई को रंजन गोगोई का जो मैंने आपको केस बताया कि भाई इनका जो क्या बोलते हैं जैसा सेक्सुअल हरासमेंट का केस था, वो सब चीज़ें केस इन्होंने खुद ही देख लिया, आपने वर्डिक्ट वगैरह सुना भी दिया, अपने आपको बाइज्जत बरी भी कर दिया। उसके बाद खैर इंटरनल चीज़ें नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोग को उसके बाद उन्होंने राज्यसभा में मेंबरशिप भी ले ली, राज्यसभा में इनको मेंबरशिप दे दी गई। तो आप देख सकते हैं क्या ही मतलब कैसा हो रहा है। ओके, लार्ज वैकेंसी, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, मतलब जजेस टू पॉपुलेशन रेशियो लगभग 1:2 20 पर 20 पर मिलियन है, मतलब 2:1 लाख हो रहा है। समझ में आ रहा है, मतलब 1 लाख के ऊपर 2 जजेस हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं कितना बुरा है हमारे यहाँ पे।
पुअर केस क्लियरेंस के रेट, ठीक है, हमारे यहाँ पे 88% ऑफ द केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े हुए, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ पे लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े, ये इकोनॉमिक सर्वे 2018 का आंकड़ा है। अब तो बढ़ ही गए होंगे डेफिनेटली। सो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे किस तरीके से केसेस वगैरह हो रहे हैं। और खैर कोई बात नहीं, और ज़्यादा बातें नहीं करूँगा इसके बारे में। सो विद ऑल दिस हम लोग वाइंड अप करते हैं। कल आप लोग से फिर मुलाकात करूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक कैसे पढ़ते हैं, थैंक यू मच, चलिए।